नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। केरलम में वीडी सतीशन के नेतृत्व में यूडीएफ सरकार ने शपथ ले ली है। कांग्रेस के नेतृत्व में वहां पर नई सरकार बनी है। 10 साल के बाद यूडीएफ की वापसी हुई है। अभी तक वहां पर एलडीएफ सरकार रही, लेकिन जिस तरीके से वहां पर सरकार बनी है और सरकार के बनने से पहले ही वहां पर वीडी सतीशन के कुछ बयान ऐसे आए हैं जिससे अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदलने वाली हैं और जिन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार घिरी हुई है, उन मुद्दों पर अब सरकार को घेरने की नई रणनीति बनती दिखाई पड़ रही है। चाहे वो नीट का मसला हो, चाहे वो विदेश नीति का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे गिरते हुए रुपयों का मसला हो, हर मोर्चे पर सरकार जिस तरीके से यहाँ पर घिरी नजर आ रही है। देश के लोगों को महंगाई से निपटने की उनको बताया जा रहा है, हुनर बताया जा रहा है कि आप कैसे निपटिए। सरकार के लोग क्या कुछ कर रहे हैं, जगह जगह यहां पर साइकिलों से चलते हुए तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन वास्तव में जब मंत्री और मुख्यमंत्री जा रहे हैं अपने दफ्तरों को तो काफिला और कारवां वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो प्रधानमंत्री की नसीहत यानी देश की जनता को किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश है, यह मुद्दा भी अब विपक्ष के पास सामने दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल इन सब के बीच तमाम जिस तरीके से सरकार आज गिरी है, उसमें केरलम में यूडीएफ की सरकार बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक घटना है, एक संकेत है। और इससे पहले तमिलनाडु में भी जिस तरीके से वहां जोसेफ विजय की सरकार बनी है। वीडी सतीशन ने नीट को लेकर जिस तरह से बहुत पहले ही यानी मुख्यमंत्री डेजिग्नेट होने के बाद, लेकिन शपथ लेने से पहले ही बयान दिया, वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक बार देखते हैं आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ अब से कुछ देर पहले केरलम में राजधानी तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के और यूडीएफ के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी मौजूद रहे, प्रियंका गांधी रही और किस तरीके से वहां पर 22 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली। एक बार देखते हैं वहां पर शपथ ग्रहण का ये दृश्य, वो मंच जहां तमाम लोग मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता और यूडीएफ के तमाम नेता, क्योंकि केरलम में यूडीएफ सरकार है यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। वहां कांग्रेस के नेतृत्व में कई पार्टियों का एक मोर्चा है। വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है और केरलम में आज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बन रही है। वहां पर 10 साल बाद, उससे चूंकि लगातार 10 साल वहां एलडीएफ की सरकार रही यानी वाम मोर्चे की सरकार रही और वीडी सतीशन मुख्यमंत्री चुने गए हैं और वीडी सतीशन के नाम पर वहां सर्व स्वीकृति से सहमति बनी है कांग्रेस के भीतर भी और यूडीएफ के भीतर भी। आज ये महत्वपूर्ण एक कदम है। राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं, प्रियंका गांधी हैं, तमाम और नेता वहां पर सीनियर लीडर हैं, केरलम कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडी सतीशन को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, हालांकि प्रधानमंत्री विदेश में हैं, लेकिन वहां से भी उन्होंने ट्वीट किया है और वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है कि केरलम का मुख्यमंत्री बनने के लिए वीडी सतीशन को बधाई, अपनी शुभकामनाएं दी है और यह भी कहा है कि केंद्र सरकार हर तरह का सपोर्ट देगी उनको और केरल के लोगों की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति में। हालांकि अब सपोर्ट कितना मिलता है वीडी सतीशन को, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितने भी यहां पर विपक्ष शासित राज्य हैं वो इसी बात के लिए परेशान रहते हैं या केंद्र सरकार से मांग करते रहते हैं कि उनके राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि हर तरह का सहयोग दिया जाएगा केरलम को, वहां की जनता की जो लोगों की अपेक्षा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये ट्वीट अपनी जगह है, पर जिस तरीके से विपक्ष शासित राज्य अविनाश जी लगातार संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष केवल ऐसा नहीं है कि फंड के लिए या अपनी जो उनका शेयर होता है टैक्स में
उसके लिए करते रहते हैं, बल्कि गवर्नर से भी जूझते रहते हैं। तो अब कितना समर्थन वीडी सतीशन पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जो भरोसा उनको दिला रहा है, ये उस भरोसे पर वो कितना खुद कायम रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकारें होती हैं वहाँ आप गवर्नर के रोल देखिएगा। गवर्नर सिर्फ रबर स्टाम्प बनकर रहते हैं। जो भी विधेयक पास हुआ विधानसभा से 24 से 48 घंटे के अंदर उस पर मोहर लग जाती है। लेकिन जहाँ विरोधी दलों की सरकारें होती हैं वहाँ स्थिति ये होती है कि उनको कोर्ट जाना पड़ता है कि साहब हमारा 2 साल पहले ये विधेयक था जो हमने पास कराया था संसद विधानसभा से, एक बार तो उन्होंने वापस भेज दिया, दोबारा हमने भेज दिया है और उसको वो रोके बैठे हुए हैं। और जैसे ही पता चलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, राज्यपाल साहब से जवाब मांगा जा रहा है, तो एक खबर आती है कि नहीं उससे पहले ही जैसे सुनवाई होनी थी उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया कि हमारे पास कुछ नहीं है, जवाब देने के लिए हो जाता है। ये स्थितियां जो हैं वो चाहे अभी पश्चिम बंगाल में अब तक रही, अब तो वहाँ सरकार बदल गई है, हाँ अब नहीं रहेगी। अब तो राज्यपाल का नाम लोग भूल जाएंगे, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल कौन है। भारत में सिर्फ उन्हीं राज्यों के राज्यपाल के नाम लोगों को याद होते हैं जहां पर सरकार बीजेपी के विरोधी दलों की होती है, क्योंकि राज्यपाल सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा लगता है कि भाई वहां जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, वहां एक राज्यपाल मुख्य विपक्षी दल का की हैसियत से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब प्रधानमंत्री भले ही इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं कि आज वीडी सतीशन ने शपथ लिए, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया है, लेकिन क्या जो उन्होंने बोला है उस पर वो कायम रहेंगे, या फिर वीडी सतीशन को उसी तरीके का एक नया ऑफर मिलने वाला है जिस तरीके का तेलंगाना के सीएम को ऑफर मिला था कि आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि हम सरकार तो नहीं बना पाएंगे यहाँ, हाँ अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो जरूर हमारी सरकार बन जाएगी। बीजेपी के लिए कोई जरूरी नहीं कि उनकी वहाँ पर उनके विधायक हैं या नहीं है, एक भी विधायक नहीं हो तब भी वो पूरी कोशिश में रहते हैं कि जिस पार्टी की सरकार हो पूरी की पूरी पार्टी ही हमारे पास चली आए, और ऐसा हुआ भी है कि वो विधायक चले गए हैं, और ये इस खेल में महारत हासिल है। यानी इसमें हम लोग इसको एक तंज भले कस रहे हैं, लेकिन ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस करता है इस तरह की चीजें कि जनादेश का कैसे अपमान होता है। जनादेश किसी के पक्ष में गया है और उसको आपने बुला लिया अपनी पार्टी में, आपकी पार्टी के खिलाफ जनादेश गया, लेकिन जनादेश का अपमान करना इसी को कहा जाता है। लेकिन अविनाश जी, जिस तरीके से ये केरलम की सरकार बनी है उधर तमिलनाडु में, और जिस तरह से सरकार तमाम मोर्चों पर गिरी है, ये एक जो बदलाव है, हालांकि सरकार बनने में वहां 10-12 दिन लग गए हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार के लिए कितनी चुनौतियां इससे हैं। भले ही केरलम में तमिलनाडु में कोई अभी तक बीजेपी का कुछ प्रभाव नहीं रहा है, लेकिन वो कोशिश में पूरी लगी है, पर यहां भी विपक्ष की इतनी मजबूती ये क्या दिखा रही है, किस तरीके से केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी परेशानी से खड़ी हो सकती है। देखिए, केरल की बात हो चाहे तमिलनाडु की बात हो, बीजेपी का ना तो वहाँ वोट शेयर बढ़ रहा है, ना बीजेपी की वहाँ सीटें बढ़ रही हैं। केरल में उनको इस बार 3 विधानसभा सीटें मिल गई हैं, लेकिन उनका जो वोट शेयर है 5 साल पहले उनका जो वोट शेयर था, आज भी बीजेपी का वोट शेयर वहीं लटका हुआ है। जब तक आपका वोट शेयर नहीं बढ़ेगा, सीटें तो होता यह है कि भाई किसी दूसरे दल का कोई बड़ा नेता है उसको टिकट नहीं मिला तो आमतौर पर वो पाला बदल जाते हैं चुनाव के समय पर, और ऐसा यदि कोई नेता चुनाव जीत भी जाता है तो वो पार्टी का नेता बन के नहीं रहेगा, वो अपनी मूल पार्टी में जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो उस दिन उसमें वापस चला जाएगा। बात यह है कि आपका वोट शेयर कहाँ है। तमिलनाडु में 3% वोट भी नहीं मिला आपको, वो 2.9% जो वोट मिला है वो इसलिए मिला है कि आपने AIADMK से गठबंधन कर लिया था। अब अगर अकेले लड़ते और आप जिस गठबंधन में गए वो गठबंधन अब तक वहाँ पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ता था, इस बार तीसरे पर चला गया। केरल में भी आप देखिएगा, केरल में भी आपका, क्योंकि केरल में तो सीधा जो वाम मोर्चा है उनका LDF गठबंधन है और दूसरा कांग्रेस का UDF है, इन दोनों के बीच में ही लड़ाई रहती है। तीसरे नंबर की सीट खाली डली हुई है, आप उस पर जाकर बैठे हुए हैं, उससे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से दक्षिण में पैर जमाए जाए, लेकिन दक्षिण में आज बीजेपी का एक भी CM नहीं है। 2 CM NDA के जरूर हैं, लेकिन वो बीजेपी के ऐसे सहयोगी हैं जो कांग्रेस के साथ रहे। एक तो कांग्रेस का ही है, वो कांग्रेस वो ऐसे सहयोगी हैं कि केंद्र में जिसकी सत्ता रहती है वो उसी के सहयोगी रहते हैं। हालांकि बहुत समय तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ भी ऐसा होता था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा ही होता है आज की तारीख में। जब तक बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ जो सरकारें हैं वो सरकारें बीजेपी के साथ में, अधिकतर तो वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं सरकार उन्हीं की होती हैं। और बाकी के 2-3 राज्य ऐसे हैं कि वहाँ किस तरीके से चुनाव होता है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। बीजेपी का वहाँ बिल्कुल बेस नहीं है,
लेकिन अगर बीजेपी केंद्र में आ जाती है तो उनकी सरकार बन जाती है। कांग्रेस को आप देखते हैं कि कांग्रेस दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के केंद्र में सरकार बनती है वहाँ के मतदाता कांग्रेस को चुन लेते हैं, क्योंकि जो लोकल लीडर होते हैं वो पूरा का पूरा पाला बदल जाते हैं। तो ये स्थिति नॉर्थ ईस्ट में लगातार बनी हुई है। जब वही हाल जो दक्षिण में और कुछ छोटे राज्य हैं वहाँ का भी है, और वहाँ पर इसलिए 2 राज्यों में एनडीए की सरकार है। बहरहाल आज जब यहाँ पर केरला में यूडीएफ सरकार का एक तरीके से औपचारिक रूप से गठन हो गया, शपथ ली मुख्यमंत्री ने और 22 मंत्रियों ने, तो वहाँ पर उसको एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी वहाँ मौजूद थे। क्यों कह रहे हैं कि ये एक नए युग की शुरुआत हो रही है, एक बार सुनते हैं रेवंत रेड्डी को। Definitely. Congress cadres are celebrating like anything. We have formed one more government. So we have restricted Bharatiya Janata Party in Kerala as well as in Tamil Nadu. The entire south is with Congress Party and Rahul Ji leadership. Thank you. तो ये यहाँ पर रेवंत रेड्डी है, और रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने केरलम और तमिलनाडु दोनों जगह बीजेपी को रोका है, रोकने में वहाँ पर कामयाबी पाई है। और निश्चित तौर पर ये अगर देखा जाए तो एक विपक्षी पार्टी होने के नाते अगर बीजेपी को रोके हैं तो वहाँ पर कामयाबी मिली है, क्योंकि बीजेपी जहाँ पर उसका प्रभाव नहीं है वहाँ किसी दूसरे की मदद से वहाँ जाने की कोशिश करती है, और फिर बहुत सारे राज्य ये बताते हैं कि फिर अपने उन सहयोगियों को बीजेपी ने कहाँ लाकर छोड़ दिया। बिल्कुल, जहाँ तक दूसरे जगह की बात है, चाहे उत्तर भारत के राज्य हों, बिहार है या महाराष्ट्र है, वहाँ बीजेपी ने अपने सहयोगियों को दबाकर खुद को एक तरीके से मजबूत किया है। लेकिन बीजेपी की ये नीति अब तक दक्षिण में कामयाब नहीं हो पाई है। बीजेपी ने कई बार कोशिश की, डीएमके के साथ में भी एक बार उनका गठबंधन हुआ, एआईएडीएमके के साथ कई बार गठबंधन हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में वो जहाँ हैं वहीं बने हुए हैं। वही हालत उनकी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कई बार उनका टीडीपी के साथ गठबंधन हुआ है। चंद्रबाबू नायडू साहब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार उनको बनती हुई दिखाई देती है तो वो उधर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की है तो इस समय वो बीजेपी में बने हुए हैं। 2019 में उनको लगा था कि सरकार जाने वाली है तो वो इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए, तो उस समय यूपीए था। तो दक्षिण में बीजेपी की कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन आज भी जो दक्षिण के 5 बड़े राज्य हैं उनमें से कहीं पर भी बीजेपी का सीएम नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश एक पौंडीचेरी, वहाँ पर भी बीजेपी का सीएम नहीं है। जो 5 बड़े राज्य हैं उनमें 3 जगह तो कांग्रेस का ही सीएम है, और एक जगह कांग्रेस सरकार में है, टीवीके की सरकार है। और जिस तरीके से विजय ने साफ साफ बोल दिया कि हमारी सरकार में कांग्रेस के भी मंत्री होंगे, और जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो वहाँ कांग्रेस के आपको मंत्री दिखाई देंगे। तो 5 में से 4 जगह कांग्रेस सरकार में है, और एक जगह सिर्फ जो आंध्र प्रदेश है वहाँ बीजेपी का जो एलाइज है, चंद्रबाबू नायडू वहाँ सरकार में वहाँ बीजेपी का वोट नहीं है। बीजेपी को वहाँ 2% वोट भी नहीं आता। चंद्रबाबू नायडू से अलग लड़कर जब चुनाव बीजेपी वहाँ लड़ी है तो 2% वोट भी नहीं लेके आ पाए हैं। तो दक्षिण भारत के दरवाजे बीजेपी कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए खुलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये तब स्थिति है जब बीजेपी पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ चाहते हैं वहाँ सरकार बना लेते हैं। लेकिन दक्षिण में अभी तक बीजेपी अगर डबल फिगर में भी नहीं पहुँच पा रही है सीटों के मामले में। विधानसभा में बीजेपी की एक कर्नाटक छोड़ दिया जाए तो किसी भी राज्य में डबल फिगर में सीटें नहीं आई हैं, वोट नहीं है डबल फिगर में। तो आप खुद समझ सकते हैं बीजेपी भले कितनी कोशिश कर ले। और इसीलिए अब बीडी सतीशन के लिए मोदी जी का ट्वीट आ रहा है, लेकिन इससे पहले बाकी के राज्यों में जो वहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने उस तरीके के ट्वीट आपने नहीं देखे होंगे। लेकिन सतीशन की तरफ अगर जा रहा है तो बीजेपी की कोशिश यही है कि भाई पहले शशि थरूर पर डोरे डालने की कोशिश की गई, लेकिन शशि थरूर को उन्होंने देख लिया कि भाई वो अपनी सीट भी नहीं जितवा पा रहे हैं, तो फिर भाई अब ऐसे नेता की जरूरत क्या है? जरूरत ऐसे नेता की है जो राज्य जितवा सके। तो अब जिस तरीके से बीजेपी दूसरे राज्यों में खेला करती रही है, केरल में कोशिश तो बहुत कर रही है। अरे इसके पहले वाले में अविनाश जी, पिछला वाला जो चुनाव था उसमें आप देखिए 90 साल के उनको ले गए श्रीधरन को। ये हो सकता है उन्हीं के नाम पर, मेट्रोमैन जिनको कहा जाता है, कि उन्हीं के नाम पर लोग वोट दे दें, लेकिन वहाँ उससे भी कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। नहीं बिल्कुल, ये दिखा रहा है कि तमिलनाडु में चाहे वो केरलम हो या दक्षिण भारत के दूसरे राज्य हो, वहाँ बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद
बावजूद, वहाँ 12 साल से केंद्र में होने के बावजूद अपनी पैठ वहाँ पर बढ़ा ही नहीं पा रही है, या वहाँ जो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रह गए हैं। अभी भी वहाँ पर कोई उनका एक जो बेस होता है, एक जन समर्थन होता है, वो जरा भी बढ़ने नहीं पा रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं रेवंत रेड्डी कि तमिलनाडु के बाद हमने केरलम में भी उनको आगे बढ़ने से रोक दिया है, उसी तरीके से जैसे दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने रोक रखा है। तो इसलिए इसको एक नई शुरुआत बताया जा रहा है। जैसा बताया अभी अविनाश जी ने कि हर कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, यानी वहां की रूलिंग पार्टियों के नेताओं को तोड़ने की भी, वहां के लोगों को भी। और यही नहीं, केंद्र सरकार में कितने मंत्री हैं, भले एक भी सांसद नहीं है, लेकिन सबको राज्यसभा के जरिए बुला बुलाकर मंत्री बनाया गया है। उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए गए हैं, चाहे वो केरल के नेता हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे और भी कई नेता हैं। तो इतनी सब चीजों के बावजूद वहां पर बीजेपी अपनी पैठ नहीं बढ़ा पा रही। यानी इसका सीधा मतलब है कि आपकी विचारधारा, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, उसको दक्षिण भारत के लोग कतई पसंद नहीं करते हैं। सीधे सीधे यही बात। देखिए, खाली मंत्री नहीं बनाए हैं, दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा राज्यपाल भी बनाए गए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा यदि आप पूरे भारत के राज्यपालों की लिस्ट आप उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको दक्षिण भारत के नेता दिखाई देंगे। बीजेपी कोशिश तो बहुत कर रही है, आप देश के उपराष्ट्रपति ही देख लीजिए, वो भी दक्षिण भारत से ही आए हुए हैं। तो कोशिश पूरी हो रही है कि किसी तरीके से दक्षिण भारत में पैर जमा जाए। लेकिन 12 साल तो नरेंद्र मोदी की सरकार को हो ही चुके हैं, लेकिन अभी तक जो 2014 में जो स्थिति थी वही स्थिति, संभवतः उससे खराब ही स्थिति हो गई है। उससे पहले तो जो तमिलनाडु में जो लोकसभा की सीटें थी, 2-3 सीटें इनको लोकसभा में मिल जाती थी, भले ही AIADMK के साथ गठबंधन में ही मिलती हो, लेकिन मिल जाती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से तमिलनाडु में खाता खोलना ही मुश्किल हो गया है। और AIADMK जो गठबंधन की सहयोगी है, वो भी अपनी जो पहले की स्थिति थी उससे नीचे ही चलती चली जा रही है। अब तो दिक्कत ये हो गई है, अब तो दिक्कत उभरने की बात नहीं है, अब दिक्कत ये हो गई है कि क्या AIADMK 5 साल बाद वहां बचेगी भी कि नहीं बचेगी। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में एक नहीं, पार्टी में 4-5 विभाजन हो चुके हैं। चुनाव से पहले वो पनीरसेल्वम पार्टी छोड़कर DMK में चले गए थे, उसका असर दिखाई दिया। पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है, पार्टी की सीटें घटी हैं, और अब जिस तरीके से पार्टी पूरी तरीके से दो फाड़ हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो फाड़ हुई है उसके पीछे भी बीजेपी ही है। क्योंकि जो लोग छोड़कर गए हैं AIADMK को, उनका यही कहना है कि हमको अकेले चुनाव लड़ना था, हमको बीजेपी के साथ नहीं जाना था। बीजेपी के कारण नुकसान हुआ है, ये बातें वहां पर सीधे सीधे कही जा रही हैं। खैर, यहाँ जब VD सतीशन और उनका मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे। देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां से बाहर निकलने पर क्या कुछ कहा है, पत्रकारों से बात की उन्होंने, सुन लेते हैं उनको। Sir, how the government is going to function? What are the long-term vision for Kerala, sir? Rahul ji, any comment? Rahul ji, any comment? तो ये वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर शामिल हुए VD सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में। और हालांकि बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी ने भी अपनी खुशी जाहिर की। जब हम लोग देख रहे थे वहाँ किस तरीके से एक माहौल था उस मंच पर, तमाम नेता वहाँ कांग्रेस के भी और UDF के दूसरे घटक दलों के भी नेता वहाँ मौजूद रहे। लेकिन जो बात कह रहे हैं रेवंत रेड्डी की, एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये घटनाक्रम इसलिए है कि बीजेपी को हमने वहाँ पर पहुँचने से रोका है, और इसमें बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाई कि वो अपने पैर वहाँ पर और बढ़ा सके। जहाँ तक है बस वही है या उससे पीछे ही है। देखिए, जो विधानसभा चुनाव हुआ है उससे पहले लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव, और जो वहाँ नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी थी। लोकसभा में खाता खुला
उसके बाद जो नगर निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, वहाँ बीजेपी के वोट शेयर कुछ और सीटें कुछ बढ़ गई। पहली बार बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर तक बना लिया था। तो बीजेपी को उम्मीद थी कि भाई जिस तरीके से उभार आ रहा है तो आप ये देखिए अविनाश जी की आप लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो जिस तरीके का एक प्रचार किया था और 400 पार का, उसमें केरल से 8-9 सीटें भी जोड़ ली थी, अगर आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारत में खाली केरल से ही नहीं जोड़ी थी, तमिलनाडु से भी उनके पास 20-22 सीटें थी, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, सभी जगह पूरा दक्षिण भारत उन्होंने स्वीप कर रखा था। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो देखते हैं कि एक सीट आपको केरल से मिलती है, तमिलनाडु में आपका खाता ही नहीं खुलता है। तो जो चीजें जोड़ी गई थी उसका जस्ट उल्टा होता हुआ वहां दिखाई दिया, इंडिया गठबंधन ही लीड लेता हुआ दिखाई दिया। तो किस तरीके से सर्वे किए गए, एग्जिट पोल किस तरीके से आए, वो तो लोकसभा चुनाव के समय ही दिखाई दे गए थे। और उसके बाद बीजेपी ने जो कोशिश की केरल में कि उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ अपन सरकार भले ही नहीं बना पाए लेकिन उस स्थिति में पहुंच जाए कि भाई वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही सत्ता में ना आ पाए, इतनी सीटें अपन ले आए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया था चुनाव से पहले ही कि इस बार कांग्रेस कम से कम 100 सीटें लेके आएगी। जो बीडी सतीशन है, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया था कि अगर कांग्रेस को 100 से 1 सीट भी कम मिलेगी तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। इतना बड़ा दावा यदि कोई नेता कर रहा है और उसके बाद आप देखते हैं उस गठबंधन को 102 सीटें मिलती हैं, तो साफ है कि भाई केरल में बीजेपी ने कोशिश बहुत की इस बार के विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए कि बंगाल का चुनाव और केरल का चुनाव साथ में नहीं रखा गया था कि भाई पहले केरल में चुनाव करा लिया जाए, केरल में पूरी ताकत लगा लें, और उसके बाद बंगाल के चुनाव कराए गए। बंगाल के साथ तमिलनाडु को रखा गया कि बीजेपी को पता था कि भाई तमिलनाडु में अपना वहाँ कुछ होने वाला है नहीं है। 20-25 सीटें वैसे ही एआईएडीएम के गठबंधन ने दी थी, 60-70-80 सीटें मांगी जा रही थी, लेकिन 20 सीटें खाली, मुश्किल से 25 सीटें उनको दी गई थी। और इसीलिए बीजेपी ने चुनाव में केरल में ताकत तो बहुत झोंकी, लेकिन कांग्रेस के आगे बीजेपी की बिल्कुल नहीं चली। 2-3 सीटें जरूर उनको मिल गई, लेकिन बात तो वही है कि आपका वोट शेयर आज भी वही है जहां मोदी के आने से पहले था। तब भी आपको 10-12% केरल में वोट मिलता था, आज भी उतना ही वोट मिल रहा है। तो मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 12 साल में बीजेपी का दक्षिण भारत में, खासतौर पर चाहे केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, कहीं पर भी बीजेपी का वोट शेयर और सीटों की संख्या बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कर्नाटक में भी सरकार भले रही लेकिन वो जेडीएस के साथ में ही रही। आप अकेले वहां पर अभी भी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ, जेडीएस को आपने जरूर उस स्थिति में पहुंचा दिया है जिस स्थिति में अपने तमाम सहयोगियों को पहुंचा दिया है। जी, जेडीएस के साथ नहीं रही थी, जेडीएस को तोड़ कर रही थी। जो बीजेपी की नीति है, लेकिन दूसरे दल का भाई चुनाव कोई भी जीते लेकिन सरकार हमको बनानी है, वो उसी नीति के अनुसार सरकार बनी थी। भाई सरकार तो वहां जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, सरकार तो वो लोग चला रहे थे। आपने तो उनके विधायक तोड़े और अपनी सरकार बना ली महाराष्ट्र की तरीके से। तो आपने तो तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी आपने सरकार बनाई थी कांग्रेस के विधायक तोड़कर, आपने तोड़ा फाड़ी करके सरकार बनाई थी। लेकिन बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कर्नाटक में वहां की जनता के वोट से नहीं बन पाई है। साफ साफ है कि दक्षिण भारत में भले 12 साल हो गए हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बने हुए, दूसरे उत्तर भारत के दूसरे ऐसे राज्यों में भली पार्टी की पहुंच बढ़ गई हो, लेकिन दक्षिण भारत में आज तक बीजेपी को कोई भी बड़ा फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। बस उनका कोई सहयोगी है, वो चुनाव जीत जाता है तो उसके लिए भले आप ढिढोरा पीट लीजिए कि एक और राज्य में एक और राज्य बढ़ गया, एनडीए शासित राज्य, लेकिन हाँ, वहां पर दक्षिण भारत के राज्यों में आप अपनी पकड़ अभी भी नहीं बना पाए हैं। ये साफ दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि दक्षिण भारत की जनता आपकी विचारधारा या आपकी नीतियों और आपकी कार्यशैली, जिस तरह से आप 10-12 साल से आप केंद्र में काम कर रहे हैं या फिर तमाम राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं, उनसे वो एक तरह से कहा जाए कि वो सहमत नहीं दिखाई पड़ती है या उसको पसंद नहीं करती है, इसलिए आपको के दरवाजे अपने यहाँ वो खोल नहीं रही है। बहरहाल, यहाँ जब अभी 22 सदस्यीय मंत्रिमंडल वीडी सतीशन के नेतृत्व में यूडीएफ सरकार का गठन हुआ, शपथ ली, उसके बाद सारे मंत्री लोक भवन पहुंचे और वहां पर वो अपने अपने विभागों में वहां जाएंगे। लोक भवन का एक दृश्य देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ऐसी उस स्थिति में जब तमाम मंत्री और तमाम विधायक और बहुत सारे लोग, कोई मेट्रो में सफ़र कर रहा है, कोई साइकिल में जा रहा है, यूडीएफ के ये मंत्री सब अपनी कारों में क्यों जा रहे हैं, बात उस पर करेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं किस तरीके से लोक भवन वो
पहुंचे हुए हैं और वहां पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ बाकी मंत्री भी, जो सचिवालय है यानी जो वहां पर राज्य सरकार का मुख्यालय है, वहां पहुंचते हैं और ये सारे वहां जाकर फिर अपना, उनको जब विभागों का बंटवारा होगा उसके बाद अपने अपने विभागों की वो जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी उन सभी लोगों ने 22 लोगों ने शपथ ली है कुछ ही देर पहले। तो ये यहाँ पर कारों से वो पहुँच रहे हैं लोक भवन, लेकिन अब बहुत सारी तस्वीरें इधर पिछले कई दिनों से, जब से प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, 7 पॉइंट की अपील उन्होंने जारी की और उसके बाद उन्होंने अपने रोड शो किए, रैली निकाली, फिर चले गए विदेश। उसमें ये 2 बातें थी कि आप लोग डीजल पेट्रोल बचाइए और विदेश यात्रा मत करिए। बहुत सारी चीज़ें थी, 7 चीज़ों की मनाही उन्होंने कर रखी थी। उसके बाद से उनके तमाम मंत्री विधायक साइकिलों से चल रहे हैं, कोई मेट्रो में चल रहा है, लेकिन ये जो मिनिस्टर नए बने हैं ये लोग कार से जा रहे थे। पर कल एक तस्वीर बहुत उसकी चर्चा हो रही है अविनाश जी, महाराष्ट्र से आई कि मुख्यमंत्री भी इस तरह से कम गाड़ियों के साथ, खुद प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ जाते हुए अपनी तस्वीर उन्होंने पोस्ट करवाई, लेकिन एक काफिला मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जा रहा था, वो वैसे ही था जो दर्जनों गाड़ियां जिस तरह से चलती हैं मुख्यमंत्री के काफिले में। देखिए, आप फोटो भले खिंचवा लें, लेकिन बाकी का आप देखिएगा आप। अच्छा, ये तस्वीर हम लोग देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की, ये रेखा गुप्ता हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, और ये मेट्रो से जा रहे हैं, उनके साथ और भी उनके सहयोगी हैं। हाँ बिल्कुल, फोटो में जरूर दिखाई दे रहा है कि भाई रेखा गुप्ता दिल्ली में मेट्रो से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बात वही है कि आप सिर्फ एक तस्वीर के लिए आप गाड़ी छोड़कर मेट्रो में जा रही हैं। वैसे में तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए ताकि जो आम जनता की परेशानियां हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकें और उनको, भाई आप अगर मेट्रो की सवारी कर रही हैं तो ये नहीं कि भाई हम पेट्रोल बचा रहे हैं, भाई जनता को वहाँ क्या तकलीफें हो रही हैं आप उस चीज़ को देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि भाई इससे कितना आप पे डीजल पेट्रोल बचा लेंगे। जो ज़रूरत है कि भाई आप जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनको आप अगर मजबूत करेंगे तो भाई लोग अपनी जो निजी गाड़ियाँ उस पर चलना अपने आप ही छोड़ देंगे। भाई आपने कितनी बसें चल रही हैं जो मेट्रो हर जगह नहीं पहुंच रही है। आप जब तक ट्रांसपोर्ट के साधनों को नहीं, उस पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कर लीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भले ही मुख्यमंत्री का काफिला 20 गाड़ियों की जगह मालूम पड़ा कि 10 गाड़ियां कर दी गई, लेकिन आपने उसके लिए फिर सिक्योरिटी बढ़ा दी कि भाई पूरा अपने सड़क रोक दी कि भाई मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है, हमला हो सकता है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। तो आप दूसरी जगह आपने उसके चीज़ें बढ़ा दी, तो उससे कुछ पब्लिक को और परेशानी होगी। अब जहाँ पर ये गई होंगी, उस जिस स्टेशन पर बैठी होंगी, वहाँ लोगों के लिए रास्ता रोका गया होगा उतनी दूर। अब जब कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, ऑफिस का टाइम होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये बहुत अच्छा कदम है। दूसरे एक चीज़ और आपने भी देखी होगी, महसूस की होगी अविनाश जी, सड़कों पर किसी तरह से गाड़ियां कम नहीं है, वैसे ही ट्रैफिक का दबाव है जिस तरह से हमेशा रहता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अगर ये कोशिश की होगी कि इसके ज़रिए लोगों की एक बार टेस्टिंग फिर से की जाए, तो उस टेस्टिंग में वो फेल दिखाई पड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके तमाम मंत्री, विधायक, सांसद तस्वीर खिंचा के और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हाँ, जो दिखाई दे रहा है बस खाली आप सोशल मीडिया के चलते कि भाई प्रधानमंत्री की अपील है को वहाँ से तो आदेश आ जाता है कि भाई प्रधानमंत्री ने बोला है और आप लोग अपनी अपनी फ़ोटो अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करेंगे। तो आप उस फोटो के चलते आप बताने के लिए भाई आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो भाई इतने लोग वहाँ कैसे पहुँच गए कि आपने सबको पहले फ़ोन करके बुलाया था कि भाई आज मंत्री जी जो हैं वो साइकिल पर जाएंगे या आज मंत्री जी बस में जा रहे हैं, तो वहाँ पहले से ही मीडिया के तमाम लोग पहुँच जाते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से जाना है तो अब आप बिना बताए जा सकते हैं, तो उससे आप आम लोगों के बीच पहुँचेंगे। और वहाँ तो आप मीडिया के बीच में पहुँच गए कि भाई आज सीएम साहब बस से जा रहे हैं और आपने पूरी बस बुक कर ली, वहाँ मीडिया के लोग बिठा लिए। तो भाई उससे फ़ायदा क्या हुआ?
उससे तो बस खाली आपने अपना प्रचार कर लिया। जो आप एक गाड़ी में जाते बिल्कुल प्रचार कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि तमाम मुद्दों से कुछ देर के लिए आप लोगों को भटकाए रहेंगे। अब इस तरह से इनकी तस्वीर आएगी और मंत्रियों की आएगी, तमाम लोगों की मीडिया उसको दिखाता रहेगा, लेकिन जो ज़रूरी मुद्दे हैं, लाखों छात्रों से संबंधित मुद्दे हैं। अभी भी जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है इस चिलचिलाती धूप में वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जाकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया है। और ये वो 69,000 अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर नीट के जो छात्र हैं, एनईईटी के जो छात्र हैं, यानी जो मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जो परीक्षा होती है, वो पेपर लीक हुआ है, उसके बाद वो कैंसिल हुआ है, दोबारा पेपर होगा। सरकार उसमें क्या कुछ कर रही है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं है सरकार के पास। और जिस एजेंसी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, एनटीए, उसको शिक्षा मंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये नकारा शिक्षा मंत्री है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रधानमंत्री इनको क्यों नहीं हटा रहे हैं पद से। राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी ये सवाल किया है और ये कहा है कि जब बार बार ये नाकामी उनकी साबित हो रही है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री क्यों नहीं उनको हटा रहे हैं। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए कहा है। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। तो ये बता रहे हैं राहुल गांधी, पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है उसको कैसे हाईजैक कर लिया गया है और कुछ एक आरएसएस के हाथों में उसको सौंप दिया गया है। वाइस चांसलर जैसे पद के लिए कोई योग्यता नहीं है, कोई मानक नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक योग्यता है। और सबसे बड़ी बात यह कि लाखों छात्रों का भविष्य आप हर बार अधर में लटका रहे हैं, फिर भी आपको पीड़ा नहीं हो रही है कि आखिर उस पर कुछ किया जाए या न किया जाए। अब नीट का ये मामला और पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार हो चुका है और एक ही पैटर्न पर सारी बातें हो रही हैं। नहीं, नीट के लिए तो ये कहा जा रहा है कि भाई उसका हर साल पेपर लीक होता है। 2025 के बारे में अभी तक तो ये माना जा रहा था कि भाई 2025 का पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जब 26 के पेपर लीक की जांच शुरू होती है तो पता चलता है नहीं 25 का भी लीक हो गया था। वो बात अलग है कि मीडिया में उसकी खबर नहीं आ पाई। मीडिया में खबर आती तभी सरकार मानती है, नहीं तो सरकार भी उसको नहीं मानती। लेकिन अब जब पता चल रहा है कि 25 का भी पेपर लीक हो गया है तो अब उसकी भी जांच हो रही है। तो अब नीट में आप जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को क्लीन चिट दे दी, एनटीए धर्मेंद्र प्रधान को क्लीन चिट दे रहा है, आपस में आप दोनों एक दूसरे को क्लीन चिट दे दीजिए और अगला जो पेपर होगा वो लीक होगा कि नहीं होगा इसका सरकार को भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी इस्तीफे, जो विपक्ष है वो इस्तीफे की डिमांड कर रहा है। मोदी सरकार में किसी के इस्तीफे नहीं होते हैं।
आप पेपर का कोई पहला पेपर लीक नहीं हुआ है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आज तक कभी भी किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। इससे पहले हमने देखा कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था, तो क्या जो एविएशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हुआ? उससे पहले कई बार रेल हादसे हो चुके हैं, क्या आपने कभी रेल मंत्री का इस्तीफा दिया है? मोदी सरकार में ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं दिखाई देंगी। हाँ, इससे पहले की जो सरकारें थी उस समय जो मंत्री होते थे वो जिम्मेदारी लेते थे और इस्तीफा दे देते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि भाई मंत्रियों के इस्तीफे हुए तो कल को ऐसा ना हो कि भाई आपकी विदेश नीति फेल हो गई। वैसे तो विदेश मंत्री अपने देश में कौन है पता नहीं चलता है, क्योंकि वो सारा काम नरेंद्र मोदी खुद ही प्रधानमंत्री देखते हैं। तो वो खुद ही इतनी विदेश यात्राएं कर लेते हैं कि भाई विदेश मंत्रियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मंत्रियों के इस्तीफे होंगे तो कल को प्रधानमंत्री से इस्तीफा ना मांग लिया जाए। तो इसीलिए मोदी सरकार में आप कुछ भी कीजिए, आप फेल हैं या पास हैं, ये तय सरकार कर लेगी। जरूरत होगी तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, आप कितने भी योग्य बने हो, लेकिन तब भी आपसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। आप योग्य नहीं भी हो तब भी चल जाएगा। लेकिन विपक्ष के कहने पर या जनता के दबाव में वहाँ किसी का इस्तीफा नहीं होता है। तो उसी तरीके से आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान, अगला नीट का पेपर फिर भी लीक हो जाए, जो 25 का हुआ 26 का हो गया, 24 का भी पेपर लीक हुआ, तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है और आपस में आप क्लीन चिट दे देते हैं। और आप पकड़ रहे हैं कहीं कि उसमें प्रोफेसर थे जो बनाने वाले थे। अरे भाई, वो बनाने वाले हैं तो जो सिस्टम में ऊपर बैठे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है। ये तो जब वहाँ व्हाट्सएप पर सारे पेपर आ गए तब लोगों को पता चला कि ये तो लीक हो गया, यानी एग्जाम के 8-10 दिन बाद आपको पता लग रहा है। तो ये सारा का सारा, इसका मतलब ये जानबूझकर ये साजिश की जा रही है और पैसा जिनके पास है, लाखों करोड़ों रुपए, वो खरीद ले रहे हैं, पेपर सेट करने वालों को खरीद ले रहे हैं और उन्हीं के बीच में ये बिक जा रहा है। वैसे में जो लाखों छात्र इसकी तैयारी रात दिन कर रहे हैं उनका क्या होगा और सरकार क्या उस पर कर रही है? बहुत गंभीर ये सवाल है और इसको लेकर इसीलिए लगातार तमाम पार्टियों के नेता हैं, छात्र हैं, छात्र संगठन है, वो कर रहे हैं। प्रदर्शन हुआ अभी पिछले दिनों वहाँ पर और कई जगह लगातार ये प्रदर्शन हो रहे हैं इस नीट की परीक्षा को लेकर कि इसमें जिम्मेदारी तय की जाए। हर बार अगर परीक्षा लीक हो रही है और निरस्त हो रही है तो कौन इसके प्रति इसके लिए जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात यह कि केवल नीट ही नहीं, उस तरह की तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो लगातार उनमें धांधली हो रही है और उन परीक्षाओं को लटका दिया जाता है इस तरह से। ये तो एडमिशन की परीक्षा है, कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो नौकरियों के लिए, चाहे वो रेलवे की हो या दूसरी परीक्षाएं हो, उनके लिए, बैंकिंग की हो, जानबूझकर ये किया जाता है ताकि ये भर्तियां करनी न पड़े। ये सवाल भी आ रहे हैं। अब सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर भी कि जो लोग यहाँ लगातार तमाम लोग साइकिलों से चल रहे हैं और प्रधानमंत्री अपील करके विदेश चले गए और उनकी अपील पर अमल करने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? नीट की परीक्षा निरस्त हुई, इस पर कोई बीजेपी का नेता कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? बड़ा सवाल है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं खड़गे। देखो, सुनो डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रहे हैं। मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता। उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के, इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा। इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में तो पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए। तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को, सरकार को, मोदी साहब को नहीं है। तो हम इस सवाल को उठाएंगे और आज देश में जो इन्फ्लेशन उनके वजह से बढ़ रहा है, गरीब को भी आज जो मिलना चाहिए तो थोड़ा अच्छी चीजें। तो ये भय उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री की अपील, यानी कुल मिलाकर ज़रूरी मुद्दे जो देश के लिए हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है यहाँ पर, चाहे वो डॉलर और रुपए के कंपैरिजन का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को अब साइकिलों से पैदल चलने के लिए और उनकी तस्वीरें डालने के लिए एक टास्क देकर चले गए हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ नीट को लेकर तमाम छात्र जो हैं परेशान हो रहे हैं, लोग जो उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मारे पीटे जा रहे हैं। ये हाल, मतलब ये एक ज़मीनी हकीकत ये है और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिख रही हैं वो दूसरी है।
बिल्कुल, जहाँ तक प्रधानमंत्री का विदेश दौरा है, एक तरफ आप बोलते हैं कि भाई डीजल पेट्रोल बचाइए और आप लोगों से मना करते हैं कि आप विदेश मत जाइए, और आप 6 दिन की विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं बताने के लिए भाई कि जो हमने बोला है वो हमारे ऊपर अमल में, अपने लिए नहीं बोला है, आप लोगों के लिए बोला है। दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा हो, और जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो आपने बोला कि भाई जो ये तो एडमिशन की परीक्षा के लिए, लेकिन भर्ती परीक्षा के लिए जिस तरीके से यूपी में इस समय जो शिक्षक हैं भर्ती के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, भाई मामला कोर्ट क्यों पहुंचता है हर बार? जो भी भर्ती निकलेगी या तो पहले पेपर लीक हो जाएगा या भर्ती में अनियमितता बरती जाएंगी और मामला कहीं ना कहीं जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटक जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार योगी आदित्यनाथ का 10 साल पूरे होने को हैं, ये यूपी हो या बीजेपी शासित कोई दूसरा राज्य हो, ये यही प्रक्रिया दोहराई जाती है ताकि सरकार को नौकरी नहीं देनी पड़े। भाई पहले तो आप वैकेंसी ही नहीं निकालेंगे, उसको आप साल 2 साल उसको टालते जाएंगे। जब वैकेंसी निकलेगी, और वैकेंसी कब निकलती है? जब उस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, तो साल भर पहले 6 महीने पहले वैकेंसी निकाली जाएगी, उसका एक डंका बजाया जाएगा कि इतनी नौकरियां देने की तैयारी में है, कुछ दिन खबरें छपेंगी, फिर अगर हो सकता है कि परीक्षा भी हो जाए तो आखिर में फिर परीक्षा जो है वो रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ऐसे लीक हो जाएगी। जो स्थिति दिखाई देती है, जो आप बता रहे हैं कि भाई जिस समय चुनाव होना होता है उस वक्त वैकेंसियां निकाल दी जाएंगी और फिर ढिढोरा पीटा जाएगा कि देख भाई हमने तो वैकेंसी निकाल दी है। अगर हमारी सरकार आ जाती है तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नई सरकार आएगी सब कुछ रद्द कर देगी भाई। क्योंकि विपक्ष जो दूसरा दल होता है वो बोलता भी है इस चीज़ के लिए कि भाई इस जो सरकार की तरफ से जो नौकरी निकाली गई, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें आम लोगों को नौकरी नहीं मिलनी है। जो आरएसएस से सिफारिश के लोग हैं या बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के जो करीबी हैं, अधिकतर नौकरियां उधर ही चली जाएंगी। आप लोगों को तो बस ताली और थाली बजानी है। तो सिर्फ और इसीलिए कि अंतिम समय पर आप नौकरी निकालेंगे और भर्ती भी नहीं देंगे। आप सोचो कि आपको नौकरी भी मिल जाएगी, 1 लाख नौकरी निकाली जाएगी तो मान के चलिएगा मुश्किल से 1000-2000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। बाकी लोगों से ये कह दिया जाएगा कि चुनाव के बाद इसके सब जो प्रक्रिया होगी जो बची हुई है उसको किया जाएगा। तब तक वो मामला कोर्ट पहुंच जाएगा और कोर्ट में फिर लटक जाएगा मामला जाकर। भाई आप बताइए ना कि 10 साल में आपने कितने लोगों को नौकरी दी? आप 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आए हैं और उसके बाद आपने बोला कि नहीं भाई रोजगार देंगे। अरे भाई रोजगार भी कितने लोगों को दे दिया? रोजगार देने की जगह जो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अगर 2 करोड़ लोगों को आपने रोजगार भी दिया होता तो अभी 12 साल में करीब 24-25 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुके होते, बेरोजगारी देश से हट चुकी होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कह देने भर से कि भाई आप डीजल बचाइए, डीजल बचाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। काम नहीं कर रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको अभी 2 करोड़ नौकरियों का आपने पालन किया होता तो अब तक आप 20-25 करोड़ लोगों को नौकरियां दे चुके होते, यानी इतने लोग कम से कम कॉकरोच बनने से रह गए होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की भाषा में अगर कहें। बहरहाल ये जिस तरीके से तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है अविनाश जी, हम लोग देख रहे हैं कि कोविड काल से लेकर अब तक तमाम इस तरह के टास्क प्रधानमंत्री देते रहे हैं। उनको ये उम्मीद रही होगी कि शायद तमाम लोग इसका पालन करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनके कुछ मंत्री ही कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा जब उन्होंने ये अपील जारी की उसके 3-4 दिन बाद लोगों ने तस्वीरें डालनी शुरू की, तुरंत किसी ने नहीं डाली। इसका मतलब सबको निर्देश दिया गया होगा कि आप लोग ऐसा करिए, और प्रधानमंत्री खुद 2 गाड़ियों का काफिला उन्होंने अपनी तस्वीर डाली थी। लेकिन इन सबसे क्या मिलना है? पर देश की जनता अब ये समझने लगी है कि इन सारी चीज़ों के पीछे आपकी मंशा क्या है। कोई नहीं अब चल रहा है, कोई इसका पालन नहीं कर रहा है। जिसके पास है गाड़ी वो अपनी गाड़ी से ही चल रहा है उसी तरीके से। बाकी जिसको सुविधाजनक लगता है या वो नहीं जाना चाहता है तो मेट्रो की या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल तो लोग करते ही हैं। और जैसे आप कह भी रहे हैं कि आप पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए। बहुत सारी जगहों पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपके पास अगर नहीं है तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा, आप वहाँ समय से जा नहीं सकते हैं। ऐसी मजबूरी में आदमी के पास अगर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार है तो वो उठाएगा ही उठाएगा। बहरहाल इसको लेकर की जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे कैसे आप ध्यान भटका रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, केंद्र सरकार भी और तमाम बीजेपी शासित राज्य भी, उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी टिप्पणी की है। और नीट में छात्रों के साथ जिस तरह का एक धोखा हुआ है, वो छात्र अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस पर उन्होंने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है और सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं अवधेश प्रसाद।
और कई लोगों की ये नीट एग्जाम को लेकर जिस तरह से ये सवाल लगातार उठ रहे हैं सरकार पर और सरकार जिम्मेदारी लेने से भाग रही है, उसको देखते हुए अब ये कई सारे जो एक सवाल के बाद दूसरे सवाल भी उठते रहे हैं कि आखिर अगर आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं तो क्यों? क्या शिक्षा मंत्री अगर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा तो इस जद में जितने और लोग हैं क्या वो सबका खुलासा कर देंगे? क्योंकि ये आशंकाएं बनी रहती हैं। बहरहाल सुनते हैं अवधेश प्रसाद को क्या कह रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक का प्रदेश की जनता से, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, उसको लेना देना नहीं है। और कैबिनेट का बैठक जब ये सरकार एक सप्ताह हो गई, एक सप्ताह ज़्यादा हो गया, आज तक जिन मंत्रियों को विभाग मिलना चाहिए था, अभी विभाग तो बटा नहीं है। नहीं, कल मिल गया है, कल दिया गया है। कल दिया गया है, कल दिया बीज है, घटिया बीज है। और ऐसी कंपनी जिससे मूंगफली भी खरीदी गई और किसानों के लिए बीज खरीदे गए, जिसके बारे में लिखा भी गया, विभागीय अधिकारियों ने भी लिखा कि घटिया है। इसके बावजूद भी किसान हमारा अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, लेकिन किसान के साथ ये क्या हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, ये सवाल मैं जनता के पास भेज रहा हूं। जनता, इस प्रदेश और देश की जनता, लोकतंत्र में जनहित सर्वोपरि होता है, किसान हित सर्वोपरि होता है, ये हालत है। नीट पेपर लीक मामले के लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हुए। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है वह छात्रों के साथ है, जबकि राहुल गांधी कहते हैं शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये नीट पेपर जो लीक हुआ है, इसमें 25 लाख छात्र कहिए, आवेदक कहिए या बेरोजगार नौजवान कहिए, इन्होंने आवेदन किया था। माँ बाप ने किस स्थिति में रह करके अपने बेटे को आवेदन कराया रहा होगा, कितनी दुश्वारियां परेशानियां सह करके, और एक सेकंड में पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक करने वाला कौन है? पेपर लीक न हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। यही नहीं, केवल एक ही पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर लीक होने का सिलसिला जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से ये सिलसिला जारी है, थमने को नहीं है। इसका खामियाजा तो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, लोगों को। यानी यहाँ पर कई परीक्षाएं, वही बात ये भी कह रहे हैं अवधेश प्रसाद भी, कि किस तरह से केवल यही नहीं है, कई परीक्षाएं और नीट की इससे पहले भी परीक्षाएं ये लीक हुई हैं। उसमें जो घालमेल होता है, धांधली होती है, वो आ रही है। 90 परीक्षाएं अब तक 10 साल में, ये मामूली बात नहीं है कि वो उनके पेपर लीक हो रहे हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल उठता है, कई सारे सवाल, कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन तो आप करा ही नहीं पा रहे हैं। 90 परीक्षाएं तो वो परीक्षाएं हैं जिनको सरकार मान रही है, बिल्कुल। लेकिन और कितनी पेपर लीक हुए होंगे? भाई, जिस तरीके से एक जांच होती है कि भाई ये पेपर लीक हो गया, तो पता चलता है जांच में कि नहीं, ये इसका पेपर तो 2 साल पहले भी लीक हुआ था। लेकिन सरकार उसको अब नहीं मानेगी ना कि 2 साल पहले, क्योंकि वहां तो पेपर होने के बाद भर्तियां भी हो चुकी हैं। तो कितने पेपर लीक हुए हैं? और जिस तरीके से छात्र हैं वो सड़क पर आकर आंदोलन करते हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है वो भी छात्रों के हिस्से ही जाता है।
भाई सरकार ने आज सुनवाई तो कोई होती नहीं है, उनके आंदोलन करने से कुछ होता नहीं है, तो छात्र एक तरीके से वहाँ भी ठगे महसूस करते हैं। और जब किसी को ये छात्रों की, जनता की नाराज़गी का अगर डर ही ना हो सरकार को, तो फिर कोई आगे उसके बाद तो फिर कुछ बनता नहीं है, यानी फिर कोई जिम्मेदारी भी तय नहीं होती है। लेकिन अभी कम से कम वो स्थिति नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं राजीव राय, वो क्या कह रहे हैं नीट को लेकर, और इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, कहां जिम्मेदार है सरकार, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है, वो भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। कि आखिर शिक्षा मंत्री, जो बात राहुल गांधी ने कही वही बात अवधेश प्रसाद भी कह रहे हैं, कि आखिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, बार बार वो फेल हो रहे हैं। इस्तीफे की जो बात है वो तो जो बीजेपी सरकार में किसी के इस्तीफे नहीं होते और लगातार फेल हो रहे हैं वो, चाहे शिक्षा मंत्री और रेल मंत्री दो को तो हम बता ही चुके हैं कि कितने हादसे हुए हैं और कितने पेपर लीक हुए हैं, इनकी गिनती भी उनके पास में नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। और अगर कोई छात्र आंदोलन करता है, तो हमने अग्निवीर भर्ती योजना में देखा था कि भाई अब छात्र आंदोलन किया तो उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए कि भाई अब इनको कोई भी से मतलब जो सरकारी नौकरी में वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो एक तरीके से आप लोगों को डरा भी रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, आप अगर सड़क पर आए तो आपके ऊपर मुकदमा भी हम दर्ज करा देंगे। ये क्योंकि नीट वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, सरकार बुरी तरीके से घिर गई, इसलिए जो छात्र थे सड़क पर आए वो बच गए। लेकिन क्या हर बार वो आंदोलन करके बच पाएंगे, ये भी एक डर बना रहता है। तो अब जो इस्तीफे वाला जो मुद्दा है, विपक्ष का डिमांड तो जरूर कर रहा है, लेकिन विपक्ष को भी पता है कि भाई उनकी जो ये डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। इस सरकार में किसी के भी इस्तीफे नहीं होते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान तो साफ साफ मना ही कर चुके, वो तो उल्टा एनटीए को क्लीन चिट दे रहे हैं। वो तो एनटीए को ही क्लीन चिट दे रहे हैं। जो एजेंसी करा रही है सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है, सारे लोग उस एजेंसी के द्वारा नियुक्त किए हुए उस फंस रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उस एनटीए एजेंसी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो बिल्कुल सही काम कर रही है। इसलिए क्योंकि अगर वो एनटीए के ऊपर एक्शन ले लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आंच जो है वो मंत्रालय तक आ जाए, उन पर भी आ जाए। तो ये सारी चीजें कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको कैसे बचाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई जांच दे दी गई और सीबीआई अपनी जांच में क्या करती है वो दिखाई पड़ता है। यहां तक कि विपक्ष के उन नेताओं के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं ले आ पाती है जिनको परेशान करने के लिए या जिनके यहाँ छापेमारी करने के लिए उसको बाकायदा निर्देशित किया जाता है। लेकिन सुन लेते हैं राजीव राय को, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं इस नीट के एग्जाम को लेकर। इस तरह जो परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, उनमें धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेगा या फिर नहीं लेगा? देना चाहिए। 2024 में भी हुआ था, मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। जो 2024 में 12 में 5 इनके लीक हुए थे, इनको तो उसी समय हट जाना चाहिए था। और जब भी पेपर लीक होता है उसका तार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके पुत्रों से जुड़ा होता है। ये एक लोग गिरोह चला रहे हैं नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच करानी चाहिए, क्यों बार बार हो रहा है। यूपी के मिनिस्टर जयवर सिंह कह रहे हैं कि 4 बजे सोने का समय होता है, लेकिन एक आवाज आती है और डिस्टरबेंस हो जाता है, इंसान सो रहा होता है, मॉस्क से जो अजान होती है। क्या आपको भी परेशानी है इसमें? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो लोग देश को परेशान करते रहते हैं, समाज को परेशान करते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं, उन्हीं को ये परेशानी होती है। तो 4 बजे जो अजान सबको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ कि बिल्कुल सही है कि अब इस्तीफा क्या देंगे, तो ना तो अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, ना तो जिस एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं उसकी कोई जिम्मेदारी मान रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है और शिक्षा मंत्री एनटीए क्लीन चिट देते हुए बोल रहे हैं कि भाई उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब शिक्षा मंत्री ने ये तो साफ साफ मान लिया है कि भाई हम पे तो सवाल ही मत उठाओ, हम तो इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। जो एजेंसी पेपर करा रही है उसको भी वो क्लीन चिट दे रहे हैं। तो अब विपक्ष इस्तीफा किससे मांगे? क्या प्रधानमंत्री से मांगे? भाई कि पूरी कैबिनेट तो प्रधानमंत्री की है, सब पर देखरेख तो एक तरीके से जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। तो इस्तीफा प्रधानमंत्री से ही सीधा मांगा जाना चाहिए कि भाई उनके मंत्रियों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का साफ साफ कहना है कि भाई एनटीए इसमें कोई दोषी नहीं है, और शिक्षा मंत्री से तो आप गलत इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई उनका काम ही नहीं है इस तरीके के एग्जाम कराना। उसके लिए हमने एक एजेंसी बना दी है, एजेंसी अपना काम नहीं कर पा रही है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए भाई दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। जो पेपर खरीद रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, जो लीक कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है। और अगर पेपर लोग खरीदना बंद कर देंगे
तो भाई लीक होना बंद हो जाएगा। सीधे सीधे वो जनता पर ही, उन लोगों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जो पेपर खरीद रहे हैं। बहरहाल अब ये भी बताना होगा कि खरीदने वालों पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। अभी तक तो उसमें जो कार्रवाई हो रही है उससे सीधे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक छोटे मोटे लोगों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके खिलाफ जांच होगी और बड़ी मछलियां जो हैं यानी बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको उससे बचा लिया जाएगा। बहरहाल क्या कुछ होगा वो तो हम लोग देखेंगे ही। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट से भी एक महत्वपूर्ण खबर है जिसको बताना बड़ा ज़रूरी है अविनाश जी। और हम लोगों ने देखा कि जो उमर खालिद पिछले 6 साल से वो जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यूएपीए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। सो अब लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो जमानत की अर्जी बार बार दाखिल कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रही है। उसकी चर्चा एक दूसरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच में। वहां पर किसी एक जमानत के मामले पर बात हुई तो उसमें इस मुद्दे का, इस मामले का यानी उमर खालिद के मामले का भी जिक्र हुआ। क्या कुछ हुआ? नहीं, जिस तरीके से 6 साल करीब हो गए उमर खालिद को जेल में बंद हुए, तो उसी को लेकर जो जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी आई है कि भाई इतने लंबे समय तक आप बिना जमानत के किसी को जेल में नहीं रख सकते। लेकिन उमर खालिद को जो मामला वो तो बिल्कुल ही विचित्र मामला है। उसमें तो उनको जमानत याचिका लगाने से भी रोक दिया गया है। कह दिया है कि भाई साल भर आप जमानत याचिका भी मत लगाइएगा, आपकी जमानत याचिका पर सुनवाई भी हम नहीं करेंगे। जबकि उनका जो यूएपीए लगाया गया है कि भाई उन्होंने जो भाषण दिया है उस भाषण को लेकर उन पर यूएपीए लगाया गया है। आपने भली धाराएं काफ़ी लगा दी हैं जिन पर उनको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि अगर उमर खालिद को दोषी भी ठहराया जाता है तो वो 2-5 साल तक की सज़ा हो पाएगी। और लेकिन आप 6 साल से तो जेल में डाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार जो केस लगाई गई है पुलिस की तरफ से, जो जाँच चल रही है, उनमें क्या साबित कर पाएंगे? भाई आप जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं उन पर जो आरोप लगते रहते हैं कि भाई किसी तरीके से अपने विरोधी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो और कोशिश ये करो कि जमानत ना मिल पाए उसको, क्योंकि जब फाइनल डिसीजन आएगा तब तो उसको बरी होना ही है। आप लंबे समय तक खाली जमानत ना मिल पाए उसी कोशिश में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आई है, क्योंकि ये उमर खालिद वाला मामला नहीं था, जमानत से जुड़ा हुआ मामला था, और सीजीआई भी तमाम बार बोल चुके हैं कि भाई जो जमानत है वो व्यक्ति का अधिकार है, जेल अपवाद होता है। लेकिन भाई उमर खालिद के मामले में जेल तो एक तरीके से उनका घर, उमर खालिद का घर ही बन गया है कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब भी उमर खालिद अपनी जमानत याचिका लेकर पहुंचे तो आप देखते हैं कि सुनवाई नहीं होती। बार बार कहीं जज बदल जाता है, कहीं मालूम पड़ा कि जज रिटायर ही हो गया, ऐसी बेंच में भेज दिया जाता है कि भाई साल भर बाद जज साहब रिटायर होने वाले हैं और साल भर तक तारीख ही नहीं आती। और अब तो सीधे कही दिया गया कि आप साल भर आइए ही मत, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरे मामले में भी जब जमानत का केस की सुनवाई हो रही है तो उमर खालिद के मामले की चर्चा हो रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ही ये एक उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है कि आपको जमानत व्यक्ति का अधिकार है और जेल तो उसकी जब नहीं मिलती है तब आखिरी एक रास्ता होना चाहिए। लेकिन यहाँ 6 साल से एक व्यक्ति जमानत के लिए परेशान है और उसको जमानत अर्जी उसकी खारिज की जा रही है। तो ये एक उनका केस नहीं था, लेकिन दूसरे केस में भी उस मामले की यहाँ चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक महत्वपूर्ण खबर थी, इसलिए बताना ये ज़रूरी था। लेकिन जो कुछ चल रहा है इस समय देश में वो बहुत ही एक कहा जाए कि अच्छा नहीं है, इसलिए कि यहाँ महंगाई की मार और तमाम तरीके के समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है नीट के पेपर के लीक के मामले में और भी कई जगह। लेकिन उन सब से इतर यहाँ अपील की जा रही है और ऐसा लोग कर भी रहे हैं, खासतौर से जो बीजेपी के मंत्री विधायक और सांसद हैं, साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मेट्रो से चल रहे हैं और वो तस्वीरें डाल रहे हैं। इससे उनको लग रहा है कि वो देश में जो पेट्रोल डीजल की खपत है वो बहुत कम कर देंगे। लेकिन ये भी बात है कि केवल वो तस्वीर खिंचाने के लिए कर रहे हैं, वास्तव में वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 5-6 दिन से जब से प्रधानमंत्री ने अपील की हो तो वो गाड़ी पे बैठे ही ना हो, केवल साइकिल से ही चल रहे हों। बहरहाल ये तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये पूछ रहा है विपक्ष की आखिर जब इतना बड़ा संकट देश में आ रहा था उस समय आप खामोश क्यों थे, चुनाव प्रचार में क्यों लगे हुए थे? जबकि विपक्ष ने संसद का सत्र चल रहा था उस समय मांग की कि इस पर सरकार बयान दे, तब कहा गया कि सब कुछ ठीक है। अभी भी विपक्ष कह रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर उसमें इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री अपील करने के बाद विदेश चले गए हैं और उनके मंत्री साइकिलों से घूमकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं।
देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। जो भी खबरें हैं उन पर हमारी रहेगी नज़र, आपको लगातार हम उससे अपडेट करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।